जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आज के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं मनमोहन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर, लोकतंत्र टीवी पर, और आशा करता हूं कि जैसा आप हमेशा प्यार देते हैं हमें, हमसे जुड़ते हैं, हमारी बात सुनते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो आज भी आप करेंगे। आप लोकतंत्र टीवी से जुड़िए। और दोस्तों, लोकतंत्र टीवी का एक प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक है, और एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर। तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो प्रसारण शुरू हो उस पे अपलोड किया जाए, जब तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइव तो हम आपसे इसी फेसबुक पर ही आपसे मिलेंगे, इसी लोकतंत्र टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ा करेंगे प्रतिदिन। दोस्तों, आज एक नया विषय और बहुत ही गंभीर विषय लेकर आपके सामने आए हैं। आप के सवालों को भी हम लेंगे, जो भी सवाल आप हमसे पूछेंगे उसका भी हम जवाब देंगे। अपने अंत के लाइव के अंतिम चरण में, और आपसे अनुरोध है कि इसे ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज मैं अपने असली विषय पर आता हूं मेरे दोस्तों, जिस विषय को आप तक आपके लिए मैंने डाला है। आप जानते होंगे कि चुनाव की लिस्टें जारी होनी शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी लिस्टें जारी शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने किसानों से धोखा किया है, और कुछ विषय को लेकर के राकेश टिकैत जी शायद आंदोलन पर बैठने वाले हैं। बहुत जल्द वो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उस पर आप एकदम से निगाह रखिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की कुछ पार्टियां, या एक और दो पार्टी, और पंजाब की पार्टियों ने किसानों को महत्व देते हुए अन्न लेकर के कसम खा रहे हैं कि वो जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लोगों का भरोसा बुरी तरह से तोड़ा है, लोगों को निराश किया है, और उस निराशा में अब जल्दी लोग भरोसा करें, किसान भी भरोसा कर पाएं, इसके लिए लोग अन्न लेकर हाथों में कसम खाना शुरू कर दिए हैं। यह है एकता की ताकत, आंदोलन की ताकत, किसानों के आंदोलन की ताकत। जैसा कि जो बातचीत बड़े नेताओं से चल रही है, जो समाचार मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले, चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी जितनी कोशिश कर ले हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने का, लेकिन मुद्दा तो बनेगा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा मेरे दोस्तों किसान आंदोलन, किसानों का महत्व। और किसानों का महत्व अब आपके समझ में भी आने लगा होगा कि जब पार्टियों को अपने हाथों में अन्न लेकर, अन्न कसम खाना पड़ जाए, अन्न लेकर सतत खाना पड़ जाए, तो समझिए
कि पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने कितना दिल तोड़ा है, कितना दमन किया है किसानों का। अब वो विश्वास फिर से लेना चाहते हैं, अब वो विश्वास पाना चाहते हैं। ये बताकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अब जो सामने चुनाव होंगे, परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें किसान प्रमुख मुद्दा होगा। और किसान प्रमुख मुद्दा होगा तो किसान बिल भी प्रमुख मुद्दा होगा, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज दूसरे विषय को हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा एक मुद्दे का इस्तेमाल करती है, एक बात का इस्तेमाल करती है, एक विषय का इस्तेमाल करती है। चुनाव लड़ने के लिए उसके पास कोई विषय नहीं होता, और वो है 80-20, यानी हिंदू और मुसलमान। अच्छी बात है, तो इस पर भी बहस होनी चाहिए। मैं वैसे इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मानता, मैं इससे काफी दूर रहता हूं, इस पर कभी बोलता नहीं, लेकिन जरूरत है बोलने की, इसलिए बोलना पड़ रहा है। और आज मैं आप लोगों के सामने ऐतिहासिक रूप से एक गूढ़ सच्चाई रखने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसे तेजी से ग्रुप में शेयर करें, जिससे और भी लोग जुड़ जाएं। मैं आपका इंतजार ही कर रहा हूं कि जैसे ही आप जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं मूल विषय पर आ जाऊं। अभी मैं आपको भूमिका क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक ये साबित नहीं कर पाए हैं, या ये देश के सामने अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, या खुद को वो प्रधानमंत्री नहीं मान पाए हैं। ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी आज जो भी काम कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी का जो भी निर्णय होता है, या नरेंद्र मोदी का जो विजन है, मिशन है, जो भी है, एक मुख्यमंत्री के लेवल का मिशन है। आज भले ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका कार्य, उनकी एक्टिंग, उनका निर्णय, सब कुछ गुजरात के मुख्यमंत्री जैसा है। यह आप भी महसूस कर रहे होंगे, और अब पूरा देश महसूस करने लगा है। तो जब एक गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह आपका एक प्रधानमंत्री काम करेगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह जब आपका प्रधानमंत्री काम करेगा, तो निश्चय ही वो देश के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज भी अपने मुख्यमंत्रित्व काल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मूल विषय पर, जो मैंने आज टैगलाइन डाला था कि 5% के लिए, 5% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 95% लोगों का दमन करते हैं। 5% लोग, मतलब सीधे मैं कहना चाहता हूं, मैं इस वक्तव्य से यह नहीं कहना चाहता, ना तो मैं प्रदेशवाद की बात कर रहा हूं, ना मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं, ना संप्रदायवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य और नरेंद्र मोदी के कार्य और कार्यों की स्टाइल को आपके सामने लाना चाहता हूं। एक बहुत घातक और खतरनाक है। क्या मैंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री की तरह, प्रधानमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं। तो आते हैं हम उस विषय पर कि 5% मतलब एवरेज 5 to 7% गुजरात की जनसंख्या होगी। 5 से 7% के एवरेज में गुजरात की जनसंख्या होगी। तो 5% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 95% लोगों का दमन कर रहे हैं, यानी पूरे भारत के लोगों का, अदर देन गुजरातीज, अदर देन गुजरात को छोड़ करके
नरेंद्र मोदी 5% लोगों के लिए, उस 5% में कुछ लोगों के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि किसी प्रदेशवाद की तरह ना लें, जबकि नरेंद्र मोदी खुलेआम 80-20 से एक संप्रदायवाद की बात करते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तथ्य को आपके सामने लाने की ऐतिहासिक रूप से कोशिश कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी 5% लोगों के लिए 95% लोगों का, भारत के 95% लोगों का दमन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और उसी पाप को छुपाने के लिए, उस दमन और दोहन के पाप को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी 80-20 का नारा देते हैं। नरेंद्र मोदी खेल करते हैं, लोगों को 80-20 के जरिए बरगलाते हैं, लोगों को हिंदू और मुसलमान करके बरगलाते हैं। अब 5% कौन है आप समझ गए? 95% पूरा देश है, और नरेंद्र मोदी का जो नारा होता है वो 80 और 20 का होता है। 80% कौन है आप समझ रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में हिंदू कहते हैं, और 20% मुसलमान, जिसे नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में 20% को मुसलमान मानते हैं। तो अब इसके अध्ययन का विषय है, इस विषय को आपके सामने खुलासा करेंगे कि क्या यह सच है कि 20% नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार और जो भी लोग मुसलमानों को जो निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को सामने रखकर उन्हें कहते हैं कि आतंकवाद उनके कारण है और अराजकता उनके कारण है, सारे अपराधी उस 20% में से आते हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे सीधे नाम लेकर यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी और 2-4 नाम, अतीक अहमद वगैरह 2-4 नामों को लेकर यह कहने की कोशिश की गई कि सब अपराधी यही हैं। तो क्या यह सच है? इस बात को आपके सामने आज मैं रखूंगा ऐतिहासिक रूप से, और इसे जो मैं कह रहा हूं इसे आप गूगल करके आराम से सर्च कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या गलत। और ये नरेंद्र मोदी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 5% जिसके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं उस पर पर्दा डालने के लिए 95% का जो दोहन करते हैं, भारत के 95% जनसंख्या का जो दोहन करते हैं 5% के लिए, उस अपराध पर पर्दा डालने के लिए 80-20 का नारा देते हैं, 80-20 के सगुफे छोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उस पर चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो वो 80-20 पर चुनाव लड़ते हैं, जब काम करने की बारी आती है तो 5 और 95 का नारा देते हैं, काम करते हैं और विजन रखते हैं। 5 और 95 का दोहन करो और 5% वालों को सब कुछ भर दो। यह नरेंद्र मोदी का मिशन है। अब 80-20 का जवाब 5 और 95 से दे सकते हैं। पहले ऐतिहासिक रूप से इस बात को आप समझ लीजिए। मैं हमेशा कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, इस तथ्य को आप देख भी लीजिएगा। सबसे पहले मुगलों का पदार्पण, मुगलों का आक्रमण, मुगल आए, सबसे पहले कहां से आए? पहली बात मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मुगल और मुसलमान दोनों एक जोड़ करके आप कभी भी मत देखना। मुगल अलग हैं थे और मुसलमान अलग हैं। मुसलमान वो हैं जो हमारे ही देश के लोग कन्वर्ट होकर के जबरदस्ती कन्वर्ट कराए गए और मुसलमान बने, वो मुसलमान हैं। और मुगल जो थे वो आए थे जिनके वंशज और जो अब खत्म हो चुके हैं वो पहले ही खत्म हो गए थे। तो अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि गुजरातियों ने, इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में आपको पेश कर रहा हूं, इसे आप हर जगह हर आदमी तक इस बात को पहुंचाइए जिससे नरेंद्र मोदी का ये जो दाव है कि 80-20 के नाम से हमेशा चुनाव में वोट मांगते हैं वो तोड़ा जा सके। और जब इस बात को आप सामने रखेंगे तो वो 80-20 से पीछे भाग जाएंगे। पहली बात, गुजरातियों ने मुगलों को बुलाकर देश को गुलाम बनाया। इसको गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इतिहास में यही सत्य मिलेगा। गुजरातियों ने मुगलों को बुलाकर देश को गुलाम बनाया। परिणाम क्या हुआ? मुगलों ने
भारतीय मुगलों ने भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया। मुगलों ने भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। तो दोषी कौन है मेरे दोस्त? मुगलों को बुलाने वाले दोषी हैं, या ये मुसलमान जिन्हें, जो हिंदू हैं, जो अपने ही देश के हैं, उन्हें जिनको आज दोषी बनाना चाहते हैं, वो दोषी हैं? दोषी कौन? पॉइंट क्वेश्चन मार्क है। अब इसको आप सर्च कीजिए और देखिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही। ऐतिहासिक तथ्य मैं बता रहा हूं, आप इसको निकाल करके अपने तरीके से इतिहास को खंगाल करके देख लीजिएगा। अगर कहीं झूठ हो तो मुझे बोलिएगा। आजादी की लड़ाई में आप कहीं भी, किसी भी दिल्ली के जंतर मंतर या दिल्ली, जहां भी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों पर या सेलुलर रिजर्व में जहां भी जाएंगे, आपको जो नाम सामने दिखाई देगा, वहां लिखा मिलेगा, उसमें यही आपको परसेंटेज जब देखेंगे तो यही मिलेगा। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही। लेकिन आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही। और बड़े आदर के साथ दो बातें मैं बताता हूं। मैं आजादी की लड़ाई में सहभागिता की जो बात कर रहा हूं, वो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी शहादत दी, आजाद कराने के लिए भारत को अपनी शहादत दी, प्राणों को निछावर किया। मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई, मैं जब कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही, तो कुछ लोग पलटकर सवाल कर देते हैं कि गांधी जी और पटेल जी कौन थे। तो मेरा कहना यही है कि आप इसको ऐतिहासिक रूप से चेक कर लीजिएगा। मैं उनको आजादी की बात कर रहा हूं जो अपने प्राणों की आहुति दी, यानी शहीद हुए। अंग्रेजों के जेलों में, अंग्रेजों की गोलियों से जो शहीद हुए, उनमें 0% थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आदरणीय हैं, लेकिन अहिंसा के पुजारी थे, वो शहीद भी नहीं हुए थे। आजादी के लिए शहीद नहीं हुए। आजादी के बाद उनका जो भी हुआ, गलत हुआ, जो हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद पटेल जी सत्ता में रहकर बाद में उनका अंतकाल हुआ, तो वो भी शहीद नहीं है। मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही है, लेकिन आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही है। तो फिर से कन्वर्टेड कामा मतलब क्वेश्चन मार्क, राष्ट्रवादी कौन? अब आप ढूंढिए, आप गूगल कीजिए, आप किसको 30% आजादी में भाग लेने वाले मुसलमानों को के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, या 0% आजादी की लड़ाई में नहीं भाग लेने वाले ये आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा ऐतिहासिक रूप से और आगे बढ़िए। मैंने कहा कि राष्ट्रवादी कौन, यह आपको तय करना है, क्योंकि मैंने आपको ऐतिहासिक तथ्य बता दिया। अब हम आते हैं मेरे दोस्त तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव है, उसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या, आज मैं आपका 1 घंटा नहीं लूंगा, इसे अधिक से अधिक बड़ी तेजी से शेयर कीजिए। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5 to 7% अब की है। वो जूनागढ़ को गुजरात माना जाता था, वो क्या रही होगी उस समय के अनुसार। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5% है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि लेकिन इनकी जनसंख्या तो 5% है, लेकिन 90% घोटालेबाज,
मैं सारे गुजरातियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बड़ी विनम्रता से उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच यही है। अगर मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हैं वो हैं। तो भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5% है, मात्र 5%, एवरेज अब 7% होगी, लेकिन 90% घोटालेबाज गुजराती है, नोटिफाइड घोटालेबाज, जिन्होंने घोटाला किया है। जब आप इतिहास में देखेंगे, चाहे किसी भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, जब इसको तथ्य को ढूंढेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर्षद मेहता से लेकर के मोदी एंड मोदी तक घोटालेबाज 90% गुजराती रहे हैं। यह गुजरातियों के लिए बात नहीं है, उन घोटालेबाजों के लिए बात है। मैं कहता हूं सारे गुजराती घोटालेबाज नहीं है, लेकिन जो घोटालेबाज हैं उनमें 90%, घोटालेबाजों की जनसंख्या में 90% गुजराती हैं। यह तो सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरे पक्ष को देख लीजिए। मैंने कहा कि 5% के लिए 95% का दमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उस पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं। तो इस खेल को समझिए ऐतिहासिक रूप से और आंकड़ों के आधार पर। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20 to 20, अभी 20 ही कर रहे हैं भाई। मोदी, आरएसएस और दूसरे जो लोग हैं उनको 20% मानते हैं। अगर 2080 का नारा दे रहे हैं तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20 से 25% होगी, मान लीजिए, लेकिन मात्र 0.001% घोटालेबाज मुसलमान रहे हैं। बड़े घोटाले की बात मैं कर रहा हूं, बड़ा घोटाला जो ब्लेंडर घोटाला होता है, जिसमें हजारों करोड़, 100-200 करोड़, 500 करोड़, लाख करोड़ का घोटाले होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 0.001%। अब बोलिए, अब आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इस देश को खतरा किससे है? इस देश में घोटाला किसने किया है? इस देश को लूटा किसने है? और हम उंगली किस पर उठा रहे हैं? हम उन पर उंगली उठा रहे हैं, उन मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं जो हमारे और आपके अपने ब्लड हैं, अपने खून हैं। गुजराती भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे ब्लड हैं, वो भी हमारे खून हैं। और मैं बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि सारे गुजराती घोटालेबाज नहीं है, लेकिन जितने घोटालेबाज हैं उनमें 90% घोटालेबाज गुजराती हैं। और यह बात नरेंद्र मोदी ने ही खुद ही प्रूव किया। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। दोस्तों, अब इतिहास को थोड़ा आगे ले चलिए। अब आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या कुछ अपराधियों का नाम लेकर के जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी कहीं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम लेकर के गुजरातियों का नाम लेते हैं? ये तो कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, लेकिन क्या उनके समूह में जो कि मैंने अभी तथ्य आपके सामने रखा, तो क्या कहीं नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं? और ये बात नहीं करते, उसी काले कारनामे पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी बाकी 80 और 20 का नारा देते हैं, 20% को कटघरे में रखते हैं। और आपसे ही मैं पूछता हूं, आप बताइए, अगर आपको कोई नाम याद हो, शायद एक मोहम्मद अली करके कोई आदमी था जो बहुत ज्यादा धन, ब्लैक मनी इकट्ठा किया था, शायद, मैं जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नाम ऐसा नहीं आता जो ब्लंडर इस तरह का किया हो। चोरी चमारी, डकैती और आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होना, इस तरह की बातें मुसलमान करते रहे हैं।
लेकिन उसके लिए सारे मुसलमानों को दोषी देना, उसके लिए सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना कहां का न्याय है। और नरेंद्र मोदी जब जिसकी जनसंख्या में से 20% जनसंख्या को आप क्वेश्चन मार्क पे लाते हैं, 80-20 का नारा देते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि 5% की जनसंख्या में से जब घोटालेबाजों की जनसंख्या में 90% घोटालेबाज अगर उस 5% जनसंख्या से आते हैं, तो आप क्यों नहीं नाम लेते उनका? आप देश को यह बताने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको बताना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, दूसरे और भी बहुत से तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा, और इस तथ्य को मैं सारी पार्टियों को कह रहा हूं कि आप अगर इस तथ्य को उजागर करेंगे, इस तथ्य को बोलेंगे, इस तथ्य को सामने रखेंगे, आप खुद गूगल कर लीजिए, आप खुद सर्च कर लीजिए, आप खुद इतिहास को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर यह सच है तो इसको मुद्दा बनाइए। नरेंद्र मोदी 80-20 का नाम लेना भूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 80-20 के नाम से कभी वोट नहीं मांगेगी। आप इसको मुद्दा बनाइए। मैं पार्टियों को संदेश दे रहा हूं, मैं दूसरी पार्टियों को संदेश दे रहा हूं। दूसरी पार्टियों को अगर अकल है तो इसको मुद्दा बनाएं, समझ है तो इसको मुद्दा बनाएं। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या हुआ है। भारत में मैंने बता दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20-25% है, लेकिन मात्र 0.01% घोटालेबाज मुसलमान हैं, जबकि 90% घोटालेबाज गुजराती हैं। आप उन पर सवाल नहीं उठाते, और उन्हीं समुदाय से आने वाले आपके प्रधानमंत्री हैं। कभी उन्होंने उन पर सवाल उठाया? कभी उन्होंने मेहुल चोकसी की बात की? कभी उन्होंने नीरव मोदी की बात की? और जानते हैं जितना बड़ा नुकसान मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या जितने भी मुसलमान क्रिमिनल्स हैं देश का नहीं किया, उससे 1000 times मोर इन मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, मोदी एंड मोदी, ये जो जितने भी हैं जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने बैंकों को फेल किया, जिन्होंने बैंकों को लूटा, जो लूट करके देश छोड़ भागे, उनके कारण देश का नुकसान हुआ है। देश का नहीं, लोग मरे हैं। किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। लोग भूखमरी में जी रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। लोग गरीबी में जी रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, कहीं अगर आप मेरी बात गलत निकले तो आप बताइएगा। हर साल, दूसरा आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको, हर साल भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और किसानों की आत्महत्या में मारे जाते हैं। कौन? मैं कहता हूं ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर, भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर आज तक के सीधे युद्ध में, जो कि 2-3 लड़ाइयां पाकिस्तान से हम लड़ चुके हैं, सीधे युद्ध में और आतंकवादी घटनाओं के साथ अगर मिला लिया जाए तो भी जितने भारतीय मारे गए हैं हर साल, जितने भारतीय इतने दिनों में मारे गए हैं, 47 साल का ही मैं अगर आंकड़ा लूं तो 47 साल में जितने भारतीय मारे गए हैं, उतने भारतीय तो हर साल भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और किसानों की आत्महत्या में मारे जाते हैं, जिसके लिए अकेले सीधे वो 90% गुजराती जिम्मेदार हैं, जो देश को लूट करके भाग गए, लूट करके बैठे हुए हैं, लूट करके रखे हुए हैं। मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, गलत तरीके से कहीं इसको पेश मत कीजिएगा। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो चोर थे, हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लोग क्यों मर रहे हैं? जितना पूरे 47 मतलब 1947 से लेकर आज तक 70 सालों में जितने लोग मारे जा चुके हैं विभिन्न माध्यमों से, उतने तो हर साल मारे जाते हैं भूखमरी, गरीबी,
बेरोजगारी और कुपोषण वगैरह 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 में, और इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं वो चोर गुजराती। जानते हैं क्यों? भारत 85 भारतीय, ये देखिए, इस तथ्य को समझिए और इस तथ्य का इस्तेमाल कीजिए, इस तथ्य को बोलिए। 85% भारतीय संसाधनों और इकोनॉमी पर अकेले गुजरातियों का कब्जा है। तो आपको मुख्तार अंसारी से खतरा है या नीरव मोदी से? आपको अतीक अहमद से खतरा है या मेहुल चौकसी से? आपको किसी आतंकवादी घटना से खतरा है जिसमें 1, 2, 5, 10, 20 मारे जाते होंगे, कोई बात नहीं है, या मोदी एंड मोदी से? सोचिए, इस तथ्य को लोगों तक पहुंचाइए, तभी बंद होगा 80-20 का नारा। खतरनाक कौन है, घातक कौन है देश को? और मेरे दोस्त, अब अंत में नहीं, मतलब अब सुनिए, सबसे बड़ी बात कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मसीहा बनकर आपके बीच आ गए। आप भी उन्हें मसीहा मानते हैं, मैं भी मसीहा मानता हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका आदर करता हूं। लेकिन 2 गुजराती देश को विदेशी पूंजीपतियों, आप देख रहे हैं वॉलमार्ट अमेरिका चीन को लुटा रहे हैं, लूटने के लिए बुला रहे हैं। अभी देखिए वॉलमार्ट आ रहा है, रिटेल सेक्टर से लेकर के बीमा सेक्टर से लेकर के, आप देख रहे हैं किस तरह से लूटा जा रहा है, लुटवाया जा रहा है। तो 2 गुजराती देश को विदेशी पूंजीपतियों, पूंजीवादी देशों अमेरिका और चीन के हाथों बेच रहे हैं। देश की पूंजी को गुजरातियों में रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। अब क्या कहेंगे कि मैंने कहा पहले इस लाइव को शुरू करने से पहले कि नरेंद्र मोदी आज भी एक प्रधानमंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं। क्या कभी आपने इस बात पर सवाल उठाया? कभी इस बात को नोटिस किया? जब भी आपके सामने 80-20 की बात की जाती है, जब भी आपको मुसलमानों के कटघरे में, मुसलमानों को कटघरे में लाकर आपके सामने खड़ा किया जाता है, जब भी आपको मुसलमानों के का नाम लेकर के डराया जाता है, हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, कोई खतरे में नहीं मेरे दोस्त। वो 5% लोग खतरे में हैं। 5% लोग नहीं, 5% लोगों में से जो चोर हैं वो खतरे में हैं। उन चोरों के साथ खड़े जो लोग हैं राजनीतिक रूप से, वो खतरे में हैं। और ये बात आप समझ ना जाओ। हम जैसे लोग आप लोगों को ये बताएं ना, इसके लिए हम जैसे लोग खतरे में हैं। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश भी खतरे में नहीं है। न जाने कितने मोदी, न जाने कितने मनमोहन मिश्रा आएंगे और जाएंगे मेरे दोस्त, ये देश यूं ही खड़ा रहेगा। ये ठीक अलग है कि कुछ आए, कुछ लूटे, कुछ खाए, कुछ चले गए। आगे आपको और कुछ तथ्य बताते हैं। मुसलमानों को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश देश इनके षड्यंत्र में फंसता भी जा रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है ये हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट मांगते हैं, दूसरा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता। मुगलों की दलाली से लेकर, मेरे दोस्त इतिहास को चेक कीजिए, मुगलों की दलाली से लेकर अंग्रेजों की दलाली तक गुजराती हमेशा दलाली में आगे रहे हैं। और यह दलाली शब्द असंसदीय नहीं है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और दलाल शब्द इन्हीं गुजरातियों की देन है शेयर मार्केट के जरिए। तो यह असंसदीय भाषा नहीं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैंने कहा कि मुगलों के दलाल भी और अंग्रेजों के दलाल भी। आगे कुछ ऐतिहासिक तथ्य और भी मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके
दिमाग को झंझना करके रख देगा। ऐतिहासिक तथ्य, जिस तथ्य को आपको आपके दिमाग से 80-20 चला जाएगा, इसके बाद अगर आप इस वीडियो को वायरल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कोई 80-20 की बात नहीं करेगा। सुनिए, जब मुट्ठी भर मुगल भारत में चोरी करने आए थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो मुगल थे। तो जब मुट्ठी भर मुगल भारत में चोरी करने आए तो भारत में सिर्फ हिंदू थे। आप इस बात को समझिए। उसके पहले आपको 600, 700, 800 साल, 1000 साल पहले आप देख लीजिए, कहीं मुसलमान थे भारत में? जब जिसको वैदिक भारत आप कहते हैं, जो अफगानिस्तान तक अपना भारत हुआ करता था, तो क्या उसमें मुसलमान थे? नहीं। जब मुट्ठी भर मुगल भारत में चोरी करने आए तो भारत में सिर्फ हिंदू थे। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदू रहते थे, सिर्फ हिंदू। रास्ता था गुजरात, गुजरात के रास्ते से ही आए। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर लूटा गया था, वगैरह वगैरह जो भी। तो रास्ता था गुजरात। सहयोगी थे गुजराती। गुजराती भाई बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, और ये बाहर भी यही व्यापारी होने के नाते यही बाहर जाते थे, तो यही लोगों के संपर्क में आते थे, यही इन्हीं के साथ लोग आते थे। भारत की धनाढ्यता, भारत की समृद्धि को देखकर बाद में उनके मन में लूटने की भावना जागती थी, और फिर पीछे से आकर लूटते थे। यह सच्चाई है। तो मुगलों ने, रास्ता था गुजरात, सहयोगी थे गुजराती। मुगलों की सेना में, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप बार बार जब 20% जो हमारे ही हिंदू हैं उन पर उंगली उठाते हैं, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर, मैं भी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन सच से आंख बंद नहीं करता, और सच आप तक भी पहुंचाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो मुगलों की सेना में 95% सैनिक हिंदू थे। जब मुगल आए तो यहां कुछ मुगल आए थे, तो वो यहां राज करने की कोशिश किए, राज करना शुरू किए, यहां के कुछ लोगों को मिलाया, तो तब उन्होंने अपनी राज्य स्थापित की, यहां रहने लगे। यहां पर राज करना चाहे तो राज क्या करेंगे? कितने लोग अफगानिस्तान या कहां से, मतलब जहां से वो आए थे वहां से कितनी सेना लेके आते? नहीं लेके आ पाते। तो उनकी सेना में भी 95% हिंदू ही थे, और वही हिंदू मुगलों के इशारे पर, मुगलों के कहने पर तलवार उठा करके अपने ही हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। इसके लिए कोई मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो गया? अपने ही हिंदू, जो मुगलों की सेना, आप देख लीजिए, बड़े बड़े सिपह सालार तक मुसलमानों के बड़े बड़े मुगलों के सिपह सालार, मुसलमानों के नहीं, बड़े बड़े मुगलों के जो राजा थे, उनके सिपह सालार जो थे, वो भी बड़े बड़े कोई अब हमारे ही हिंदू ही थे। नाम लेने से क्या फायदा? तो और हिंदुओं की 95% हिंदू ही उनकी मुगलों की सेना में थे। उन्हीं 95% हिंदुओं को तलवार थमा करके मुगलों ने अब भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर किया। अगर आपके अंदर न्याय है, अगर आपके अंदर जस्टिस है, अगर आप इस बात को तस्दीक कर लीजिए, अगर आपको मिल जाए, तो फिर कभी भी 80-20 की बात ना करना, ना 80-20 की बात पर भरोसा करना, और आप समझना कि एक साजिश है। मेरे दोस्त, थोड़ा आगे मैं बताता हूं इतिहास की बात। जब गिनती के गोरे, चलिए मुगल आए, मुगल रहे, मुगलों की सेना में 95% हिंदू थे, उन्होंने ही मिलकर लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनवाया। हिंदुओं को, जिन्हें आज आप मुसलमान कह के गाली देना चाहते हो, जिन्हें आप आज मुसलमान कह के गोली मारने की बात करते हो, जिन्हें आप आज मुसलमान कह के, वो हिंदू हैं, हिंदू थे, यही सच है। और आप भी कहते हो, आरएसएस भी कहता है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है,
तो आप 80-20 की बात कैसे कर सकते हो? 80-20 की बात तो इसलिए करते हो कि 5% लोगों के पापों पर पर्दा डाला जा सके, कोई उन पर उंगली ना उठाए। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी आज भी एक मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरह नहीं। अगर प्रधानमंत्री की तरह काम करते तो पूरा देश उन्हें अपना लगता। हर ठेका, हर देश का हर जो भी बिके वो एक आदमी के पास नहीं जाता। चलिए उस विषय पर और बात करेंगे, दूसरे दिन उस मुद्दे को उठाएंगे। जब अब आते हैं मुगलों से गोरों की बात, अंग्रेजों की बात। जब गिनती के गोरे भारत लूटने आए, तब भी भारत में हिंदू और जबरदस्ती जो जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, यानी कन्वर्टेड मुसलमान, तो हिंदू और मुसलमान ही भारत में रहते थे। यानी अगर कहा जाए परोक्ष में तो हिंदू ही रहते थे। फिर क्या हुआ? सहयोगी तब भी वही गुजराती थे, 5%। आपने सुना होगा कान्हा नाम का कोई गुजराती गया था तो लेके आया तो वो उसको पता चला, ये सब कहानियां छोड़ दीजिए, रास्ता गुजरात था। किसके कहने पर कैसे हुआ, लेकिन था वही। सबसे पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना गुजरात में हुई, अंग्रेजों का पदार्पण गुजरात में हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि ये व्यापारी होते थे, जाते थे, मृदुभाषी हैं गुजराती, व्यापार में प्रवीण हैं, मुखर हैं, सक्षम हैं, अच्छे हैं, व्यापार करते हैं, अच्छी बात है। इसलिए लोग उनके पीछे पीछे आते थे। जैसे मुगल आ गए वैसे अंग्रेज भी आ गए, वैसे डच आए, वैसे फ्रांसीसी आए, वैसे जर्मन आए, वैसे ब्रिटिश आए। तो अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों ने तब भी सहयोगी, अंग्रेज जब मुट्ठी भर गोरे भारत में आए तब भी सहयोगी गुजराती थे। अंग्रेजों ने खूब लूटा देश को। 95% सैनिक हिंदू ही थे। अंग्रेज जब आए, अब गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, अब पूरे देश की बात कर रहा हूं, कि जब अंग्रेज आ गए, अपना राज्य उनके सहयोग से लेने लगे, करने लगे, कर लिया। कोई भी युद्ध अंग्रेजों के साथ गुजरातियों ने नहीं लड़ा, वो आगे बताता हूं। लेकिन अब अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 95% अंग्रेजों की सेना में भी हिंदू ही थे। और उन्हीं हिंदुओं के बंदूकों के जोर पर भारत को अंग्रेजों ने रौंदा। हिंदू ही बंदूक लेकर खड़े थे अंग्रेजों के साथ, हिंदू ही रौंदा, पूरे भारत को रौंद डाला। माताओं बहनों का सार्वजनिक बलात्कार किया, हमारी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और समृद्धि को तहस नहस कर डाला। अब सोचिए, कौन है दोषी, कौन है अपराधी? मेरे दोस्त, और आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी उन्हीं बलात्कारी अंग्रेजों को रेड कारपेट बिछा करके भारत में बुला रहे हैं। जो काम आजादी से पहले, यानी जो काम मुगलों के समय, जो काम अंग्रेजों के समय होता रहा है, उसे बड़ी प्रखरता और प्रमुखता से, मैं ये नहीं कहता कि 1947 के बाद जो सरकारें आई वो उदारीकरण के पक्षधर नहीं थे, उदारीकरण कर रहे थे, लेकिन इस पागलपन की हद तक उदारीकरण करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी वही भूमिका निभा रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने निभाई थी। अंग्रेजों को कारपेट बिछा करके बुला रहे हैं भारत में। आप इससे सहमत हैं? भारत के हर क्षेत्र को 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर नरेंद्र मोदी ही, और आरएसएस एफडीआई का विरोध कर रहा था, जीएसटी का विरोध कर रहा था,
आते ही 100% एफडीआई ने 100 सेक्टर लागू किया। अंग्रेजों के लिए, विदेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। आप कहेंगे कि बिना अंग्रेजों का, बिना एफडीआई का विकास नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं उठता। आप अगर राजीव भाई को जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, तो आप देख लीजिए, कभी भी बाहरी हमारा विकास नहीं करते। हमको लूटने आते हैं, पहले भी, बाद में भी, आज भी। चाइना हमारा विकास करने आया है। गुजरात के 70% से ज्यादा प्रोजेक्शन चाइना के हाथ में है। और चाइना बॉर्डर पे हमारे ही देश में घुस करके हमारे देश में दखलंदाजी भी कर रहा है, गांव भी बना रहा है, थ्रेट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप किसे राष्ट्रवादी मानते हैं मेरे दोस्त? किस तरह से मानते हैं, मैं नहीं समझता। मैं आज जवाब 80-20 का देना चाहता हूं। उस खतरे को आपको से आगाह करना चाहता हूं। इस विषय पर मैं बात करने के लिए आज आया हूं और आगे 5 बड़े ऐसे तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, जो मैं बहुत बार रखता रहा हूं। मेरे दोस्त, ऐतिहासिक रूप से मैं पहले भी कह चुका कि 1000 साल के इतिहास में कभी भी गुजरातियों ने बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ, गुजरातियों ने कभी भी बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार नहीं उठाया है, लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं। कोई युद्ध गुजरात और जूनागढ़ में नहीं हुआ है। ये तो उनके आने से लेकर उनके जाने तक उनके साथ खड़े थे। आगे यदि 600 साल का इतिहास भी देखें हम, तो भारतीय इतिहास को देखा जाए तो जितने भी आक्रमणकारी भारत आए बाहरी, चाहे डच, चाहे फ्रांसीसी, चाहे जर्मन, चाहे पुर्तगाली, चाहे अंग्रेज, चाहे जो भी, सबका गेटवे जो था वो गुजरात ही था। इसका अर्थ यह होता है कि गुजरातियों ने उन्हें भारत में बुलाया और शेष भारत को गुलाम बनाने में बाहरी आक्रमणकारियों का साथ दिया। साथ दिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंत तक कभी मैंने किसी भी गुजराती को किसी बाहरी आक्रमणकारियों से लोहा लेते नहीं देखा है। मैं यहां प्रदेशवाद नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं यहां जातिवाद की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। इसे आप अपने ढंग से भी अवलोकन कर सकते हैं। सच यही है, अंग्रेजों से बहुत सी लड़ाइयां हुई। अगर एक एक को मैं गिनाने जाऊंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं अदर देन गुजरात हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं विरोध करते थे, वो उनके साथ खड़े हो जाते थे। और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि व्यापारी कभी भी युद्ध नहीं करता, एक व्यापारी कभी भी हथियार नहीं उठाता, एक व्यापारी कभी सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, एक व्यापारी कभी देश को बचाने के लिए बंदूक नहीं उठाता। व्यापारी सिर्फ व्यापार करता है। मोदी जी का मंदिर बना करके आप पूजा कीजिए, लेकिन उन्हें बिजनेस में लगाइए। उनका जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उनके ब्लड में है। उन्होंने खुद कहा मैं गुजराती हूं, मैं व्यापार मेरे खून में है, तो जो उनके खून में है वो काम उनको दीजिए। आप उन्हें प्रधानमंत्री बना करके गलती कर चुके हैं जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। और जब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान को मुद्दा बनाते हैं। कभी और बताएंगे कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए उनका संबंध कैसे हर चुनाव से रहा है, वो बात में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1947 के बाद, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, 1947 से लेकर आज तक भारतीय सीमा पर, जैसे ताल ठोक करके जब नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा रचा वहां पंजाब में, तो उन्होंने ताल ठोक करके कहा ना कि आपके प्रदेश में सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते होगे, देखा होगा। हमारे घरों में तो रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें आती है।
यह दावा ठोक कर कहा, और यह उसी बात का इशारा है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, बता रहा हूं। यही बात उन्होंने कहा था, सिखों ने कहा था, पंजाब ने कहा था। 1947 से लेकर आज तक भारतीय सीमा पर एक भी गुजराती ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, अर्थात एक भी गुजराती सीमा पर शहीद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहता मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई शहीद हुआ हो तो बताइएगा। मैं बचपन से इस बात को वॉच करने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी भी तिरंगे में लिपटी हुई किसी का जनाजा मैंने गुजरात जाते नहीं देखा। जो आप प्रदेश के दूसरे भागों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक आपको तिरंगे में लिपटी हुई लाशें दिखेंगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी मोदी, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह की लाशें कभी देखी हो तिरंगे में लिपटी हुई। यह बात अलग है कि राजनीतिक रूप से कोई मर गया तो उस पर तिरंगा डालें, वो अलग विषय है। मैं शहीद की बात कर रहा हूं। इस बात को मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव जीतने के लिए, काम करने के लिए तो उन्हें 5% चाहिए, यानी सिर्फ गुजरात का विकास करना चाहते हैं, दूसरे का विकास करने से उनका कोई मतलब नहीं है, करना भी नहीं चाहते। आज आखिर क्यों? हर जो बिक रहा है, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर प्राइवेटाइजेशन की ही बात है तो सिर्फ 2 ही आदमी प्राइवेटाइजेशन के लिए बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक रोड बन रहा है तो वो ठेका भी अडानी को दिया जा रहा है। जयपुर से लेकर लखनऊ तक अगर कोई एयरपोर्ट बिक रहा है तो वो भी अडानी को दिया जा रहा है। आखिर क्यों? मैं यही कहना चाहता हूं ना कि 5% के लिए जो पाप नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस पर पर्दा डालने के लिए 80-20 की बात करते हैं। मैं आज 80-20 की व्याख्या कर रहा हूं। क्यों 80-20? आपको क्यों जरूरत पड़ती है 80-20 की? आप बात करो ना विकास की, आप बात करो ना। अगर आप मुसलमानों में जो अपराधी रहे हैं, सही बात है, अपराधी हैं, मारो उन्हें, जेल में डालो, जो भी करो, लेकिन आप उनकी भी, उनके साथ जब उनका नाम लो, उनके साथ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी एंड मोदी वगैरह वगैरह, हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबका नाम लो, उससे भी बड़े खतरनाक अपराधी हैं वो, देश को लूट कर भागते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 1947, अब वो आते हैं उस पॉइंट पर। 1947 से लेकर आज तक भारत में, इस तथ्य को कोई काट कर दिखाए, आकलन पेश करे। आकलन भी मैं बताता हूं, क्या आकलन पेश करोगे, सामने आ जाएगा, तथ्य सामने आ जाएगा, वो भी मैं पेश आपको बताता हूं। 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी, मैं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चोरी, डकैती, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी तो बहुत से होते हैं, लूटपाट, छीना छपैटी, ये सब बहुत से लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बैंकों करोड़ों का करोड़, लाखों करोड़ घोटाला करते हैं, लाखों करोड़ खा जाते हैं, लूट कर भाग जाते हैं। 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड घोटाले हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया। 90% घोटाले गुजरातियों ने किया। बैंकिंग घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले, सभी घोटाले, 90% घोटाले गुजरातियों ने किया। नाम देख लीजिए, हर्षद मेहता से कहने की जरूरत नहीं। घोटाले भी होते हैं दुनिया में। घोटाला क्या होता है, अगर कोई इंट्रोड्यूस किया था तो वो हर्षद मेहता कांड से मैं बचपन में सुना था। हर्षद मेहता, केतन पारेख, पारेख, शेयर मार्केट में घोटाला, यहां घोटाला, भारत के पूरे इंस्टीट्यूशन में सरकार कोई रही होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं सरकार पे आरोप, मैं मोदी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो किया वो उन्होंने ही किया, जिसके लिए आप। अब आगे आते हैं मेरे दोस्त। तो जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले, बड़े घोटाले करने वाले सबके सब गुजराती हैं, तो भाई आप इस 20%
मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो, और वो भी वोट के समय? उनसे देश का क्या नुकसान हुआ है वो बताइए। मैंने कहा कि अगर युद्ध को भी जोड़ लिया जाए, आतंकवादी घटनाओं को भी जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ करके 1970 साल में जितने लोग मरे हैं उतने तो हर साल मर जाते हैं ब्लैक मनी के कारण। अब आगे चलते हैं। भारत में तथा भारत के बाहर जितनी भी ब्लैक मनी है 90% गुजरातियों के पास है, अर्थात काला धन 90% गुजरातियों ने ही जमा कर रखा है, चाहे जिस भी स्वरूप में हो, देश में हो या विदेश में। अब इसको प्रूफ का यही अंदाजा आप समझ जाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी एक लिस्ट लेकर घूमा करते थे, चुनाव प्रचार में जाया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे, 15-20 लाख का आपको भी लालच दे दिया था, कहते थे मैं सबको जेल भेजूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को जेल भेजा? याद करके बताइए, सोच के बताइए, नहीं ना। और आपको याद दिला दूं, ये मैं गवाह हूं, ताल कटोरा स्टेडियम में मैं था जहां नरेंद्र मोदी थे और स्वर्गीय अरुण जेटली थे और राजनाथ सिंह थे। वहां नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। मैं था उस मीटिंग में। क्या किया? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। अगर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे तो वो सीधे सरकार के पास आती, यानी उसका लाभ आम आदमी को पहुंचता। वो नहीं करना था, उसे अंडरग्राउंड करना था, उसे बांट करके अपने लोगों को देना था। वो कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको याद कीजिए, जब सत्ता पर बैठे एफडीआई को मिनिमाइज करूंगा, एफडीआई नहीं आने दूंगा भारत में, यह वादा किया था। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, एफडीआई को मतलब मिनिमाइज करना और बड़े नोटों को बंद करना, ये सारे वादे थे। और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर वो नोट्स और वो सिग्नेचर वो भी आज भी मेरे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने साइन करके दिया था। नरेंद्र मोदी ने ताल कटोरा स्टेडियम में वादा किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, एसआईटी गठित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। ये गेम प्लान, तभी तो अंडरग्राउंड जाएगा, तभी तो अंडरग्राउंड डील होगी। अगर एक भारतीय के पास अगर 5,000 करोड़ स्विस बैंक में जमा है तो 2,500 करोड़ नरेंद्र मोदी के कहने पर किसी गुजराती को दे दिया गया और वहां उसको सेटल कर दिया गया, और 2,500 करोड़ उस आदमी के, उस चोर के पास जो वहां जमा किया था उसके पास रह गया। यही डील हुई। इस पर कभी और, काले धन पर कभी और अकेले बात करेंगे। आज सिर्फ 80-20 की बात कर रहे हैं, इसके लिए सेलेक्टिव बात करेंगे। तो दोस्त, भारत और ब्लैक मनी, 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। यह बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए, एसआईटी गठित किया, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो 3 नाम उजागिर किए थे। याद कीजिए वो 3 नाम किसके थे? वो तीनों गुजराती थे। वो तीनों नाम गुजराती थे। और उस नाम को दबाने के लिए, वो बेचारे जिंदा है या मर गए पता नहीं, खप गए, कहां दबा दिए गए पता नहीं, उस नाम को दबाने के लिए नानी याद आ गई। कभी आपने पूछा कि वो जो 3 नाम थे, जो तीनों ने टाल ठोक कर मीडिया में लोगों के सामने ये बात कही कि मैंने तो पैसा नरेंद्र मोदी को दे दिया था, मैंने तो पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था, टाल ठोक कर मीडिया में ये बात कही। उस मुद्दे को दबाने, उन 3 नाम को दबाने में मोदी को पसीने आ गए और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब जितने चोर हैं उनका सब नाम छुपा लूंगा। वादा तो करके आए थे कि काले धन की लिस्ट लेकर घूम रहे थे कि सबको जेल भेजेंगे, जेल भेजने की छोड़ दीजिए, नाम बताने के लिए तैयार नहीं। आज भी बता दे, चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो चुनाव में नाम बताकर चोर कौन है, मतलब काले धन के चोर कौन है, उनका नाम बता दे।
मेरी गलत साबित हो जाएगी, मैं माफी मांग लूं सार्वजनिक इसी तरह से लाइव आकर के नरेंद्र मोदी से और सबसे मैं माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत कहा था, उनका नाम जग जाहिर कर दो, क्यों नहीं कर सकते? चलिए, अगर आप ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे, चलो मैं दूसरा रास्ता बता देता हूं उनका नाम बाहर लाने का। कैसे दूसरा कौन सा रास्ता है जिसके जरिए उनका नाम बाहर आ सकता है? 90% बैंकिंग घोटाले गुजरातियों ने किया है। मैं कहता हूं जिन पर पर्दा डालने के लिए आप 80-20 का इस्तेमाल करते हो, तो उनका जो घोटाले कर चुके हैं बैंकों से, देश में हैं, विदेश में हैं, भाग गए हैं, जो घोटाले किए उनकी एक लिस्ट जारी कर दो, देश जान जाए कम से कम कौन थे जो जिसके लिए, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीबी में लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, देश गरीब हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? देश लूटा गया, वो लूटा हुआ माल कहां है? तो बता दो। 90% बैंकों के डिफॉल्टर गुजराती हैं। मैं कहता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं ऐसे ही आंकड़े इकट्ठा करता हूं, उससे कह सकता हूं, लेकिन आप बताइए ना, आप बैंकों के डिफॉल्टर, चलिए बैंकों के डिफॉल्टर लिस्ट जारी करने के लिए आपको किसी दूसरे देश से आपने टाई अप नहीं कर रखा है, साइन नहीं कर रखा है, ट्रीटी साइन नहीं कर रखा है कि उनका नाम जाहिर करोगे तो कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, तुम उनको जाहिर कर दो। डिफॉल्टर कौन है? चलिए वो भी नहीं जाहिर करते तो एक और चीज जाहिर कर दो। मैं ये कह रहा हूं, जो चीजें कह रहा हूं ये जाहिर करो, ये आपके हाथ में है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप प्रधानमंत्री हो, अगर आप गुजरात के, आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री हो, तो मैं बात अपनी वापस ले लेता हूं, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप आज प्रधानमंत्री हो तो जाहिर करो, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों का है, मतलब बैंकों से 100-200 करोड़, मतलब 1000-2000 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 100-200 करोड़ 400 करोड़ से ऊपर बैंकों का एनपीए, बैंकों का पैसा लेकर के बैठ गए, नहीं दिए, नहीं खा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को राइट ऑफ करना पड़ रहा है, यानी माफ करना पड़ रहा है, वो 90% गुजरातियों का है। मैं कहता हूं, मेरी बात क्षमा मांगते हुए कहता हूं, और मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, माफी मांग लूंगा, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। आप उस लिस्ट को जारी कर दो, किसका एनपीए है, किसके ऊपर भारत का एनपीए है, भारतीय बैंकों का एनपीए है, और उसी एनपीए के कारण तो बैंक फेल होते हैं, और बैंक फेल होते हैं तो पैसा किसका डूबता है? आम आदमी का, अडानी अंबानी का थोड़ी डूबता है। वो भी अभी छोटे से भाग में कह दूंगा। 90% कर्जा माफ। अब आप नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत बड़ा विजन दिखाया लोगों को, और आपने बहुत कुछ अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन इस पूजा में आप ये बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि जो कर्जा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है, उनमें भी 90% गुजरातियों का नाम है। क्या यह सच है या गलत? आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री की तरह सोचना चाहिए, आपके निर्णय प्रधानमंत्री के लेवल का होना चाहिए, आपका निर्णय मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरे देश को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। कभी आप सिखों को बदनाम करने चले जाते हो, कभी आप मुसलमानों को बदनाम करते हो, कभी आप SC ST को बदनाम करते हो, कभी आप छोटी जाति वाले। मोदी जी 5% लोगों में से कुछ चोरों को, कुछ गलत लोगों को बचाने के लिए आप पूरे देश को बदनाम कर लेते हो, लेकिन उनका नाम कभी नहीं लेते। उनका नाम लीजिए, सार्वजनिक कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अगर बैंक की सारी कुछ खत्म हो जाए तो आज भी बैंक की, सारे बैंकों की एक लिस्ट जारी कर दो कि 200 करोड़, चले 400 कर लो या 500 कर लो, 500 करोड़ से ऊपर का कर्ज किन लोगों ने लिया है।
मैं भी कहता हूं उसमें भी 90% गुजराती है। तो किन लोगों ने कर्ज लिया है? अब ये जो कर्ज लेते हैं वो किसका पैसा है? आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, जो अपने बुरे दिनों के लिए कैसे भी बचाकर, कम रोटी खा करके, आधी रोटी खा करके बचा करके रखता है, उसका पैसा है। और उस पैसे को आप पूरी तरह से छूट देते हो अडानी को, अंबानी को, उन लोगों को कि आप जैसे चाहो यूज करो, पूरा देश खरीद लो। अरे देश क्या खरीदेंगे? मोदी जी, मैं व्यापारी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं एक व्यापार को कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक कैसे संपत्ति दिखाते हैं, कैसे बैंकों को लूटते हैं, कैसे बैंकों से गोलमाल करते हैं, उसे मुझे पता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिसको आप ये कह रहे हो, जिसको लोग कहते हैं, कभी कभी हमको एक चैनल पर मैं बैठा था तो वो बोल रहा है कि अगर अडानी अंबानी ना हो तो किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अरे बाबा, अडानी अंबानी रोजगार नहीं देते, और जो फैक्ट्री चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है, जो वर्क आउट चल रहा है, वो अडानी नहीं चला रहे हैं, वो आपके पैसे से चल रहा है। एक किसी भी उद्योगपति का, अडानी की बात कर लेता हूं, अडानी की बात मैं करूं, अगर अकेले अडानी की बात करूंगा, अडानी डिक्लेयर कर दें और बैंक एक दिन ये डिक्लेयर कर दे कि भाई अडानी जी, हमारे पैसे, बैंक के पैसे लोगों के हैं और आप वापस कर दीजिए बैंक को। अडानी 3 टाइम्स, 3 बार अगर बिक जाएंगे तो भी पैसा नहीं चुका पाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल होता है, वो होता ही नहीं, वो एसेट्स होता ही नहीं। एक कंपनी है, उसका शेयर है, उसका शेयर 10,000 पर शेयर पहुंचा दिए और उस 10,000 पर शेयर को दिखा करके बैंकों से लोन ले लिया और उसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उनकी अपनी पूंजी कहां लगी है? मैंने कहा देश का कर्जा, वो देश का पैसा है, वो आम आदमी, गरीब, मजदूर, गरीबों का पैसा है। उस गरीबों के पैसे को आप अधिकार देते हो अडानी अंबानी को यूज करने के लिए कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। देश वाले ये नहीं समझ पाते कि इनकी औकात क्या है। और मैंने कहा कि अगर बैंक डिक्लेयर कर दे कि भाई आप पूरे पैसे वापस कर दो, तो 3 बार, कोई भी उद्योगपति, मैं अडानी की बात नहीं करता, कोई भी उद्योगपति, सभी मैनिपुलेशन करते हैं। एक जमीन ले लिए, उस पर कुछ बना नहीं, उस पर लोन ले लिए। वैसे आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो एक जियो यूनिवर्सिटी चलवाए थे अंबानी जी से, और जो बना ही नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसे इनाम भी दे के आ गए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपके खेल हैं। नरेंद्र मोदी जी 80-20 की बात जब करते हो तो आप पढ़े लिखों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, आप मूर्खों की आंखों में धूल झोंक सकते हो। हमारे जैसे लोगों को बरगला नहीं सकते, हमारे जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हम इतिहास, भूगोल, वर्तमान, इकोनॉमिक्स सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, और क्यों करते हो वो भी हमें पता है, वो आज आपके सामने रखा। लेकिन हम इस देश वालों को कैसे समझाएं? हमारे अपनों में से भी बहुत से लोग हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं आप गलत बोल रहे हो, मुसलमानों ने यहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमानों ने वहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमान ये बुरे, मुसलमान वो बुरे। आप इस तरह से क्रिएट करते हो नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को। देश किससे बनता है? देश हमसे, आपसे, आम जनता से, हर आदमी से बनता है। और जब उस आदमी को ही तोड़ दोगे, आदमी को ही लड़ा दोगे, किसी घर में पति पत्नी को लड़ा दोगे तो घर कितने दिन तक रहेगा? तो देश को आप SC ST को सवर्ण से, सवर्ण को SC ST से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, मैं समझ नहीं पाता। जब लड़ा ही दोगे तो देश आप बचा कैसे पाओगे? आप 80-20 की बात तो करते हो, कभी जैन, मैं कह रहा हूं
बड़े दावे के साथ ऐतिहासिक रूप से कि धर्म दुनिया में धर्म अगर कोई है तो एक है, वो हिंदू धर्म है। उसे वैदिक कह लो, जो कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन है एक ही धर्म, एक है, क्योंकि विज्ञान है, शास्त्र है, भूगोल है, सब कुछ उसमें है, इसलिए वो धर्म है। बाकी तो संप्रदाय है, तो जैन भी संप्रदाय है, सिख भी संप्रदाय है, बौद्ध भी संप्रदाय है, मुसलमान भी इस्लाम भी एक संप्रदाय है। अब संप्रदायों को संप्रदायों से लड़ाकर आप क्या हासिल करना चाहते हो? और किसी का तो नाम आप लेते नहीं, लेकिन मुसलमानों को आपने हवा बना रखा है। तो क्या सचमुच इस देश को मुसलमानों से खतरा है? वो मुसलमान कैसे हो गए? वो बेगाने कैसे हो गए? वो विरोधी कैसे हो गए? मैंने आपको उदाहरण दिया, आप देख लीजिए। मैंने परसेंटेज वाइज बताया, 0.01%। मुख्तार अहमद, मुख्तार और अतीक और ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स, वो भागा हुआ जो पाकिस्तान में जाके बैठा है, वो वगैरह वगैरह, सबको जोड़ लोगे तो भी 0.01% है। उनसे उन्होंने क्या बिगाड़ लिया? बिगाड़ा, लेकिन क्या बिगाड़ लिया? उतना नहीं बिगाड़ा देश का उतना सर्वनाश नहीं किया जितना आपके लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने। हम जिनके लिए कह रहे हैं वो भी हमारे अपने हिंदू भाई हैं, वो हमारे अपने हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम न्याय की बात जब करते हैं तो हमें न्याय से बोलना चाहिए, अन्याय से नहीं। किसी को बचाने के लिए किसी और को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मोदी जी, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला है, और जो बोला है वो लिखित, जो लिखा था, जो इतिहास है, जो साक्ष्य है, उसके अनुसार बोला था। मुझे इस बात का अफसोस भी रहेगा, दर्द भी रहेगा कि आप मुझे अनायास जेल भेज दिए 3 दिन। मैं कभी भूलूंगा नहीं, और उसके लिए आपको संन्यास ग्रहण करना होगा। इसके लिए धन्यवाद कि मैं 3 दिन वापस आ गया, और उसके लिए आपको संन्यास लेना होगा, राजनीति से लेना ही पड़ेगा। मोदी जी, जिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, ये देश जिस दिन ये समझ जाएगा 80-20 की भाषा बोलना बंद कर देगा। और जो भी 80-20 की भाषा बोलता है उसे इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और मैंने जो कहा उसे ऐतिहासिक तथ्य पे जांचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं कोई क्या कहते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा, मैं आपकी तरह भगवान भी नहीं हूं, आपकी तो पूजा वूजा होने लगी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैं तो जहां एक जगह से सुनता हूं, एक जगह से देखता हूं, एक जगह से पढ़ता हूं, कहीं इतिहास से निकालता हूं, कहीं भूगोल से देखता हूं, तो वही बात कहता हूं। मैं तो वही कहता हूं जो है, जो तथ्य जो सामने है। अन्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मात्र 5% में से कुछ लोगों को बचाने के लिए ये आप पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरे देश पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो आज ये नारा देते हैं 80-20 का, कभी आपने उन पर कार्रवाई की? जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी उन पर आपने सवाल उठाया? जो गोली मारो का नारा देते हैं मंच से, कभी आपने उनको सजा दी? नहीं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता कि आप मुझसे नाराज होकर के मुझे जेल भेज दिए, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता, मैं एक तथ्य पेश करता हूं। मैं कभी ऐसा नारा नहीं लगाता गोली मारो, ये करो, वो करो, वो करो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोलता। मैं तो तथ्य बोलता हूं, और वो तथ्य भी आपसे नहीं पचता। चलिए कभी आपसे इस तरह का संवाद करेंगे। हम और आप नरेंद्र मोदी जी रामदेव की कृपा नहीं कहेंगे, हमारा दुर्भाग्य था वो पीरियड, वो 4 साल कि हम रामदेव जैसे दलाल के लिए खड़े रहे।
जिन्होंने सारी बातों को मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया और आपके पिछवाड़े आपके पीछे जाकर खड़े हो गए। इस बात का हमें दुख है, लेकिन हम आपके सामने रहे हैं और आपने सामने से वादा किया है और आपने सामने से गला तराशी की है, आपने सामने से धोखा दिया है। गलत है। वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी ताल कटोरा स्टेडियम की, या और भी जहां हम रहे हैं, आप रहे हो, या वो पतंजलि का योगा सेंटर जहां आप मंच पर रहे हो, भले ही हम नीचे रहे हैं, बैठे हैं, वो अलग बात है। सीधे सीधे सीधे। लेकिन आपने जो वादा किया, वादा खिलाफी की। आपके वादा खिलाफी पर रामदेव तो नेपथ्य में चले गए, वो मैं समझता हूं। अगर रामदेव आज आवाज उठाएं, रामदेव अगर सच बोलने की कोशिश करें, तो वो भी जेल में मिलेंगे, आसाराम की तरह। इसलिए नहीं बोलते, बेचारे जो सुख है उसे तो छोड़कर नहीं जाना चाहते, पड़े हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, उनसे मुझे कोई एतराज नहीं। भीख मांग करके जो इतनी बड़ा इंपायर खड़ा किया आपके सहयोग से, तो वो ऐश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मोदी जी, देश के साथ न्याय कीजिए। मोदी जी, देश को प्रधानमंत्री बनकर के चलाइए, देश को गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर मत चलाइए, या तो फिर गुजरात चले जाइए। इसे प्रार्थना भी समझ लीजिए, इसे चैलेंज भी समझ लीजिए, इसे जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन कम से कम आपने निरपराध मुझे 3 दिन की जेल यात्रा करवाई है। मैं आपको उसके उपलक्ष्य में तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। आप फिर से जाइए उन हिमालय की तराइयों में और फिर से अध्ययन कीजिए और फिर लौट कर आना 2-5 साल के बाद, तब आपका दिमाग खुलेगा। आपको एक अध्ययन की जरूरत है, आपको एक अध्यात्म की जरूरत है, आपको, तब आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप अभी प्रधानमंत्री नहीं, अभी आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मैंने जो तथ्य आज रखे, जो तथ्य आपके सामने पेश किए, वो सिर्फ एक लिटरल है, मतलब लिखा हुआ है, सब जगह है, अवेलेबल है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाया। मैं अपने गुजरात के भाइयों से विनम्रता से क्षमा मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं कि मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पूरा देश ये बात कहता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान। हर बात आप भी कहे हो, आपके लोग भी कहे हैं, सब कहते हैं। वही बात मैंने आपके ही भाषा में, आपके ही तरीके से ये कही कि हर गुजराती चोर नहीं है, हर गुजराती बुरे नहीं है। लेकिन जो बुरे हैं, जो चोर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जो धोखेबाज हैं, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने देश को गरीब बनाया, जिन्होंने मजबूर किया देश को, जिन्होंने देश का इतना सर्वनाश किया, वो गुजराती हैं। 90% उसमें से गुजराती, बाकी और भी होंगे 10% में। बहुत लंबा वीडियो हो गया, माफ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस तथ्य को आप अपने तरीके से भी चेक कर लेना, अगर सही लगे तो लोगों तक पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम।